सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में अस्पताल ने देरी से एफआईआर दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब अस्पताल में डॉक्टर के पेरेंट्स नहीं थे तो एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी अस्पताल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा का भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। यह टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। ये टास्क फोर्स देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के उपायों के लिए सुझाव भी देगी। कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर ही टास्क फोर्स से रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। साथ ही सीबीआई को 3 महीने के अंदर ही जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले की कहानी लगातार उलझती जा रही है। खबर है कि आरोपी संजय रॉय जो कुछ सीबीआई को बता रहा वो बेहद ही उलझा हुआ है। यही वजह है कि अब आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी चल रही है। संजय रॉय आखिर क्या छिपा रहा है? संजय रॉय कौन से राज जानता है? संजय रॉय क्यों सीबीआई को उलझा रहा है? संजय रॉय के शैतानी दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? सीबीआई कोलकाता में हुई जघन्य वारदात की कड़ियों को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन सीबीआई को जिन अहम सवालों के जवाब चाहिए वो ना तो उसे आरोपी संजय रॉय से मिल रहे हैं और न ही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से, क्योंकि सीबीआई को अभी तक संजय रॉय से जो भी कुछ पता चला है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संजय रॉय जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जिसे छिपा रहा है। यही वजह है कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सीबीआई सच को बाहर लाना चाहती है। सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता लगाना चाहती है कि संजय रॉय सच बोल रहा है या फिर झूठ। सीबीआई संजय रॉय से ये पता लगाना चाहती है कि उसने वारदात को अकेले अंजाम दिया या कुछ और लोग भी उसके साथ थे। सीबीआई ये समझना चाहती है कि कहीं इस घटना के तार किसी और कहानी से तो नहीं जुड़े। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सीबीआई को शक है कि इस केस के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि मौकाए वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया, जिसे वारदात में अब तक की सबसे बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं, क्योंकि वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन करा दिया गया। 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें सबूतों को जुटाने के लिए सेमिनार हॉल पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई ने 3D लेजर स्कैनिंग भी 2 बार की है। यही वजह है कि पूर्व प्रिंसिपल भी सीबीआई के शक के घेरे में है। सीबीआई की टीम संदीप घोष से जानना चाहती है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया, मृतक के परिवार को झूठी जानकारी किसके कहने पर दी गई, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रहने दिया गया, अस्पताल का रेनोवेशन किसके कहने पर किया गया और क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रहने दिया गया। यही वजह है कि सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच को बाहर लाना चाहती है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि सीबीआई को अभी तक कई सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन सच की जड़ तक पहुंचने के लिए सीबीआई को कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन सच की जड़ तक पहुंचने के लिए अभी सीबीआई को कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है।
बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चियों से छेड़छाड़ के विरोध में हो रहा प्रदर्शन अब उग्र हो चला है। स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के वहां पर गोले छोड़े और उसका इस्तेमाल किया गया। हवाई फायर भी बताया जा रहा है इस दौरान की गई, ताकि स्थितियों को नियंत्रण में किया जा सके। वहीं अब इस घटना पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस को स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देखिए, जो भी इंसिडेंट्स अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए हैं वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। तो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को सुन रहे थे आप। उन्होंने बताया कि घटना बेहद ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में तीसरे खाड़ी युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना 30% वॉरशिप इस वक्त पश्चिम एशिया के आसपास तैनात कर दिया। ये ऐसे बैटल ग्रुप हैं जिनके पास परमाणु हथियार भी हैं और यह बात पक्की है कि इस वक्त अमेरिका के टारगेट पर ईरान है। क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने अपनी 30% नौसेना इजरायल को बचाने के लिए उतार दी है, या अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी ईरान को मिटाने के लिए तैनात कर दी है। यूएस के रेडार पर सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी है, सीरिया भी है, यमन भी है और गाजा भी। बाइडेन के विध्वंसकों ने इजरायल के दुश्मनों को घेर लिया है। ये इजरायल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के 3 समंदरों पर इस वक्त बाइडेन का कब्जा हो चुका है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इजरायल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इजरायल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इजरायल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए एक बार फिर सवाल, क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और निशाने पर थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 2024 में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है। इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ईरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं? अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का 1/3 हिस्सा इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। इसमें कैरियर भी हैं। इसमें परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में भूमध्य सागर को कवर करेगा। परमाणु पनडुब्बी यूएस जॉर्जिया भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात हो चुकी है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर अलर्ट पर है, यानी यहां से ईरान को खतरे में डाल सकता है।
इसके अलावा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकन और यूएसएस डैनियल इनोयू भी ओमान की खाड़ी में तैनात किए जा चुके हैं। लाल सागर में भी अमेरिका के वॉरशिप तैनात हैं। यहां से हूथी की मिसाइलों और इजरायल की तरफ लॉन्च होने वाले ड्रोन को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका इसलिए इजरायल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो ईरान और उसके साथी मिलिशिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका को पता है कि इजरायल अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के मुताबिक रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। इस वक्त युद्ध का ट्रिगर ईरान के हाथ से निकलकर अमेरिका के पास पहुंच गया है। अमेरिका ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे साफ है कि वो इजरायल को बचाने के लिए तीसरा खाड़ी युद्ध छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगले 24 घंटे में बाइडेन को यह फैसला करना होगा कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो उनके टारगेट पर तेहरान के अलावा कौन कौन से शहर होंगे और क्या ये युद्ध सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया गल्फ वॉर के साथ वर्ल्ड वॉर भी देखेगी। तेल अवीव में बम धमाके की जिम्मेदारी हमास के लेने के बाद इजरायल की सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे ही इजरायल में इस वक्त टेरर अलर्ट जारी किया गया। इसके चलते गाजा की तस्वीरों के बीच इजरायल में धमाकों की खबर ने अमेरिका को भी चौंका दिया। कहां तो यहां तक जा रहा है कि इजरायल ने हमास के 27 एजेंट घुस चुके हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में फटा बम। टारगेट पर थे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को उड़ाने की थी तैयारी। बम किसके लिए था? मौत का पैगाम। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में फटे बम की कहानी नेतन्याहू को यही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है। ועוד לא יודעים, תכף אנחנו כרגע בודקים את הדברים, ונכון לעכשיו אני יכול לומר שזה יכול להיות פח"ע וגם יכול להיות פלילי. כיוון הפח"ע מאוד רציני. तेल अवीव में बम टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गया, जिसमें उसी शख्स की मौत हो गई जो बम को ले जा रहा था। सवाल यह है कि यह बम किसकी जान लेने के लिए ले जाया जा रहा था? बम का टारगेट कौन था? क्या ये बम हमास प्लांट करने की कोशिश में था या इजरायल के भीतर ही बैठा कोई दुश्मन बम प्लांट करने की फिराक में था? इसकी डिटेल अभी तक तेल अवीव की पुलिस जुटाने में जुटी है। लेकिन यह बहुत गौर करने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब तेल अवीव में इस तरह की कोई घटना हुई है। गाजा में खून खराबे के बीच ऐसा कई बार हुआ जब तेल अवीव भी दहला, कभी लेबनान के हिजबुल्लाह के रॉकेट से, कभी चाकूबाजी से, कि कभी मिसाइल अटैक के पहले के सायरन से। इजरायल वॉर मोड में है, लेकिन खुद इजरायल के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे। इस बीच इजरायल ने गाजा में ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा पर ताजा अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल में थे। शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए इजरायल बातचीत के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्सुक है, गाजा पर हुए हमले उसकी बानगी है।
गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल सिटी दीर अल बला में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में बच्चे और उनकी मां की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। हमले में एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिण शहर खान यूनिस से इजरायल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, जो हाल के हफ्तों में तीव्र लड़ाई की जगह थी। गाजा में अब आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 25 बड़ी